बात पहले से ही चला आया है। कहने के लिए आज राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी बनाए हुए हैं, लेकिन कमान उन्हीं के हाथ में है। सोनिया जी के हाथ में है, राहुल जी के और प्रियंका जी के हाथ में। आयुष्मान कार्ड बनाए, उनमें कोई भेदभाव नहीं हुआ, सभी जातियों के सभी धर्मों के लिए बना है। राशन फ्री वितरण है, सभी जातियों के लिए है। पहले माता बहनें खुले में नहीं घूमती थी, आज रात बेरात भी खुले में घूमती हैं। सुरक्षा का माहौल प्रदान किया हुआ है। और मोदी जी की गारंटी, अब मोदी जी गारंटी हिंदुस्तान की गारंटी नहीं, दुनिया की गारंटी बन चुकी है। राहुल गांधी जी ने कहा 150 के लिए। अगर राहुल गांधी जी की मैं बात करूं तो क्यों वो अमेठी रायबरेली छोड़ करके वहाँ वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं? और मैं गारंटी दे रहा हूँ वायनाड से भी चुनाव हार रहे हैं आज की तारीख में। जैसे योगी जी का नारा है 80 बनेगा आधार, अब की बार 400 पार। जो अपने घर में विश्वास नहीं जमा सकता, वो देश या प्रदेश में क्या विश्वास बनाएगा? जो अपने घर में अपने चाचा को नहीं रख सकता, अब वो जातिवाद ना देखकर राष्ट्रवाद को देख रहा है। पहले राष्ट्र हित के लिए सोच रहा है वो। मैं गारंटी दे रहा हूँ 80% यादव समुदाय वोट भारतीय जनता पार्टी को करेगा। तो कुछ ना कुछ आरोप लगा के चुनाव तो इन्हें लड़ना ही है, इज्जत तो बचानी है, पर इज्जत बची नहीं रही इस बार इनकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं OMH न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। 24 के चुनाव की शुरुआत हो चुकी, लेकिन इस बीच में कुछ ऐसी लोकसभाएं रहीं जहां पर चर्चाएं सबसे ज़्यादा तेज हैं। बात करें अगर मेरठ की, तो मेरठ लोकसभा सीट को लेकर चर्चाएं तेज हैं। एक तरफ बीजेपी की तरफ से एक अरुण गोविल जी को उतारा जाता है, जो राम की छवि को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आते हैं, तो एक तरफ अखिलेश यादव अपने बड़े बड़े दावे करते हैं। हमारे साथ बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख जुड़े हुए हैं जो मेरठ के हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार बीजेपी किस हिसाब से चुनाव लड़ना चाहती है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, जो बाहरी का उनके ऊपर में ठप्पा लगा हुआ है, मैं उसका खंडन करते हुए, देखिए मेरठ यूनिवर्सिटी के वे स्टूडेंट रहे हैं और हाप रोड के पास में उनका आवास है और यहीं की गली मोहल्लों में मेरठ की तमाम उनको जो भी मुद्दे हैं उनको पूर्ण रूप से उनको जानकारी है और वो बाहर गए हैं। देखिए, आप भी हो, कोई भी हो, 2 रुपये कमाने के लिए, अपना इनकम के लिए आदमी घर से बाहर जाता ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जड़ सुनकर यहाँ से चले गए हैं। आज भी उन्हीं का परिवार मेरठ में है और मेरठ की समस्याओं को समझते हैं और बड़े शांत स्वभाव के और बड़े ही, देखिए पहले तो उन्होंने इतना अच्छा रोल किया हुआ है, रामायण में राम का किया हुआ है और राम का तो समय है ही है। तो मुझे उम्मीद है और जनता को भी पूरी उम्मीद है कि मेरठ की समस्याओं को समझते हुए मेरठ में जनता के बीच रहकर उनकी सेवा करेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, राम मंदिर बनाया ये हमारा अधिकार भी था। 500 साल में जो हमारे सरकार ने करके दिखाया, जो कहा वो किया भी है। दूसरा, मैं बता दूं कि ये नहीं कि राम के ऊपर ही कर रहे हैं, हम किसी धर्म या जाति के ऊपर राजनीति कर रहे हैं या उसके ऊपर हम वोट मांग रहे हैं। देखिए, विकास के मुद्दे बहुत रहे हैं, चाहे सड़कों पे चले जाएं आप, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे घर बना आवास योजना हो, PM आवास योजना हो, ऐसी तमाम इतनी योजनाएं हैं जो PM मोदी जी ने एक अंत्योदय कार्ड तक लेकर अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक के बारे में सोचा है। इसमें किसी को बिना भेदभाव लाग लपेट के उन्होंने बिल्कुल सेवा की है। जैसे मैं बता दूं, अब इतने बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, क्या इसमें कहीं है कोई ऐसा कि जातिवाद के ऊपर कि हिंदू धर्म का चलेगा, मुस्लिम का नहीं चलेगा, सिख चलेगा, ईसाई नहीं चलेगा? आयुष्मान कार्ड बनाए, उनमें कोई भेदभाव नहीं हुआ, सभी जातियों के सभी धर्मों के लिए बना है। राशन फ्री वितरण है, सभी जातियों के लिए है। चिकित्सा के क्षेत्र में चले जाएं आप, मेडिकल में कहीं भी सरकारी अस्पताल में जाएंगे, हिंदू मुस्लिम देख के इलाज नहीं होता वहाँ पे, सबको साथ रख कर। और जैसा हमारा नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ में मोदी जी काम कर रहे हैं, योगी जी भी काम कर रहे हैं और उनके छोटे से कार्यकर्ता के रूप में हम यहाँ पर लगे हुए हैं और जनता का दर्द समझते हैं। और जनता आज मोदी जी योगी जी के आने से जो राम राज्य स्थापित हुआ है, पहले माता बहनें खुले में नहीं घूमती थी, आज रात बेरात भी खुले में घूमती हैं। सुरक्षा का माहौल प्रदान किया हुआ है। पहले मैं और कहीं की घटना छोड़ दूं, मैं अपने इस गांव की बात बता दूं, दिन दहाड़े कानों के कुंडल, चैन, मोबाइल सब छीन करके ले जाते थे। लेकिन आज किसी की हिम्मत नहीं है कि माता बहनों की तरफ कोई आँख उठा के भी देख सके। और महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया भी जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि खाली राम राज्य के ऊपर या राम के ऊपर हम राजनीति कर रहे हैं, ये बिल्कुल कहना गलत है। लेकिन राम हमारी आस्था का विषय है, हमारे भगवान है, वो तो अलग विषय हो गया, लेकिन हम विकास के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। आपने जातिगत की बात की, विपक्ष जातिगत आरक्षण को लेकर ही बीजेपी पर या केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है। उनका ये मानना है कि जातिगत आरक्षण जरूरी है, हमारी सत्ता आएगी, हमारी सरकार आएगी तो हम जातिगत यहाँ पर सर्वे करवाएंगे।
आपको क्या लगता है कि ये जातिगत सर्वे या जातिगत आरक्षण जो बातें चल रही हैं, इससे आने वाले वक्त पर या अभी जिस लगातार विपक्ष मुद्दा उठा रहा है, आम जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ता नजर आ गया? देखिए, मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जोड़ने की बात करती है और ये जातिगत बात करके तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो आप ये बताइए, बेहतर कौन है, जोड़ने वाला या तोड़ने वाला? और रही बात इनकी कि आरक्षण का ऐसा नहीं है कि अब नहीं मिल रहा है। जिसका जहाँ जो अधिकार है वो आज भी मिल रहा है और मिलता रहेगा। तो ये कहना गलत है कि जातिवाद, हम इस मुद्दे पर आकर के चुनाव लड़ें। जाति बिरादरी से कोई लेना देना नहीं है। हमें देश हित के लिए काम करना है। राष्ट्र का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि बनी हुई है और विकसित भारत संकल्प का जो मोदी जी ने लिया हुआ है 2047 तक, जब 100 साल आज़ादी का बना रहे होंगे, उस समय हमारा देश एक विकसित देश होगा। और मोदी जी की गारंटी, अब मोदी जी गारंटी हिंदुस्तान की गारंटी नहीं, दुनिया की गारंटी बन चुकी है। तो उसी विश्वास के साथ में चुनाव लड़ा जा रहा है। और जो नारा 400 पार, बल्कि मैं कह रहा हूँ मुझे तो और ज़्यादा दिखाई दे रहा है अब जी। अच्छा, राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों की अभी प्रेस वार्ता हुई, उस दौरान दोनों ने अलग अलग बातें कही। अखिलेश यादव ने जहां कही कि गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक बीजेपी साफ है, तो वहीं राहुल गांधी का यह मानना हुआ कि बीजेपी इस बार 150 पार भी नहीं जाएगी, 400 पार तो जाने दीजिए। देखिए, गाजियाबाद से गाजीपुर तक उन्होंने कहा और राहुल गांधी जी ने कहा 150 के लिए। अगर राहुल गांधी जी की मैं बात करूं तो क्यों वो अमेठी रायबरेली छोड़ करके वहाँ वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं? आके लड़ें, जब साफ है तो यहाँ आके दिखाए ना। क्यों हिम्मत नहीं हो रही वहाँ पे चुनाव लड़ने की? खतरा है कभी हमारा पीएम कैंडिडेट ही हार कर ना बैठ जाए। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, वायनाड से भी चुनाव हार रहे हैं आज की तारीख में। और अखिलेश जी जो बोल रहे हैं, चुनाव को 4 जून को वैसे बताएंगे, अभी कहना ज़्यादा गलत है मेरा ज़्यादा बोलना, लेकिन 80 की 80 सीटों पे 80 की 80 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी 80, जैसे योगी जी का नारा है, 80 बनेगा आधार, अब की बार 400 पार। पारिवारिक समर्थन मिलता था, इस वजह से वो कई बार जीते हैं और अब नहीं जीत सकते। क्या अखिलेश यादव की राजनीतिक छवि अब खराब हो चुकी है और आने वाले वक्त पर अखिलेश यादव जीत नहीं पाएंगे? देखिए, आने वाला वक्त तो आने वाला वक्त हो गया, लेकिन मेरा इतना ही कहना है इस विषय में, उनका पारिवारिक मामला है। जो अपने घर में विश्वास नहीं जमा सकता, वो देश या प्रदेश में क्या विश्वास बनाएगा? जो अपने घर में अपने चाचा को नहीं रख सकता, जो जिसको सम्मान करना ना आता हो, तो वो व्यक्ति देश में आम जनता का क्या सम्मान करेगा? तो ये उनका अपना वैसे घरेलू झगड़ा है, जो भी रहा होगा उनका, इस बारे में ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। यादव वोट बैंक पहले भी था, कांग्रेस का वोट बैंक पहले भी था, पिछली बार क्या हुआ? और मैं बता दूँ, यादव हो, गुर्जर हो, जाट हो, कोई भी, तमाम कोई भी हो, अब वो जातिवाद ना देखकर राष्ट्रवाद को देख रहा है। पहले राष्ट्र हित के लिए सोच रहा है वो। अब ये नहीं कि हमारी जाति का है तो हम उसे ही वोट देंगे, ये तो बिल्कुल ये फंडा फेल हो चुका है। अब सिर्फ मोदी जी के नाम पे और देश विकास के नाम पे वोट जा रहा है। अब जातिवाद का यादव जी जो है, मैं बता दूं आपको, मैं गारंटी दे रहा हूँ 80% यादव समुदाय वोट भारतीय जनता पार्टी को करेगा, ये मेरा मानना है। अच्छा, 24 के चुनाव को लेकर लगातार अगर विपक्ष की ही बात करें तो विपक्ष का यह मानना रहा है कि बीजेपी सरकार जुमलेबाजी करती है। अभी राहुल गांधी ने हाल ही में बयान दिया कि करप्शन के बादशाह हैं पीएम मोदी, और अपने पार्टी में करप्शन वाले नेताओं को भर्ती करके एक वॉशिंग मशीन की तरह उनके सारे भ्रष्टाचार को धो दिया जाता है। तो 1-2 के नाम बताए ना राहुल गांधी जी, वो 1-2 के नाम बताए, कौन है भ्रष्टाचार? देखिए, जिसे देश विकास की बात करनी है वो सब मोदी जी के साथ है, और जिन्हें भ्रष्टाचार करना है वो सब राहुल जी के साथ है। तो भ्रष्टाचार, ये कोई पार्टी तो इन्हीं की थी, और आज देख भी रहे होंगे कितने बड़े बड़े घोटाले इन्होंने किए हुए हैं सरकार में। और भारतीय जनता पार्टी का मैं कह रहा हूँ, एक भी घोटाला बताए ना, स्पष्ट करके दिखाए कोई, कहीं आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, सब चुप बैठे हुए हैं। लेकिन वहाँ से क्या इशारा हो रहा है, जितने भी देश को तोड़ने वाली बात हो रही है वो सब मोदी जी के खिलाफ हैं। जितने भी देश तोड़ने वाले हैं, धारा 370 हटाने का कार्य किया, राम मंदिर बनाने का कार्य किया, जो ये एनआरसी, सीएए, सब कानून जो उन्होंने कहा करके दिखाया और करते आ रहे हैं। विकास पे काम करेंगे। बाकी तो जिन्हें विपक्ष है, इन्हें तो कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए, और मुद्दा इनके पास कुछ है नहीं, तो कुछ ना कुछ आरोप लगा के चुनाव तो इन्हें लड़ना ही है। इज्जत तो बचानी है, पर इज्जत बची नहीं रही इस बार इनकी, स्पष्ट है ये बिल्कुल। अच्छा, राहुल गांधी को लेकर ये लगातार भ्रांतियां रहीं, या खुद कहा जाए कि तमाम नेता ये बोलते नजर आए कि राहुल गांधी पर
कांग्रेस पार्टी भरोसा जताकर गलती कर रही है। अगर किसी और के हाथ में कमान सौंपी जाए तो शायद पार्टी का नेतृत्व ज़्यादा होगा। क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में वो कमी है कि अपनी पार्टी को वो संजो के नहीं रख पा रहे? देखिए, ये तो बिल्कुल जायज़ बात है। राहुल गांधी जी पे पार्टी तो अपनी एकत्रित हो ही नहीं रही। उसका रीज़न क्या है? अब पिछले काफ़ी समय से सत्ता से बाहर है, मलाई चाटने को मिल नहीं रही। और जब हमारे पास मलाई चाटने भ्रष्टाचारी हैं, हमारा दिमाग ही भ्रष्टाचार पे टिका हुआ है। अब देश सेवा का हमें कुछ लेना नहीं, देश विकास से हमें कोई मुद्दा करना नहीं, तो इसमें क्या हो रहा है? अब वो तिफड़ का मचका हुआ उनमें, आपस में क्या है, फटाव हो गया कि हमारी कमाई नहीं हो पा रही, इधर उधर भाग रहे हैं। दूसरा क्या है, पार्टी की कमान के लिए मैं बताऊं, ये तो परिवारवाद पहले से ही चला आया है। कहने के लिए आज राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी बनाए हुए हैं, लेकिन कमान उन्हीं के हाथ में है। सोनिया जी के हाथ में है, राहुल जी के और प्रियंका जी के हाथ में। तीनों वही पार्टी को जैसे चलाना है वैसे ही वो जितना कहेंगे उतना बोलेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। और पार्टी में वैसे दम कुछ है नहीं अब आगे के लिए बचा हुआ है इसमें। जो अच्छे एक दो नेता हैं भी, वो निष्क्रिय होकर बैठ चुके हैं इस टाइम पार्टी के। अच्छा, अंतिम सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। राहुल गांधी ने अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये लड़ाई या ये चुनाव हमारा चुनाव नहीं है, देश का चुनाव, ये लोकतंत्र के बचाने का चुनाव है। क्या लोकतंत्र खतरे में है? लगातार विपक्ष इसका मुद्दा उठाता रहा है कि बीजेपी लोकतंत्र का हनन कर रही है, संविधान को बदलने का प्रयास कर रही है, और अगर तीसरी बार बीजेपी सरकार आती है तो संविधान बदल दिया जाएगा। अच्छा, देखिए, भारत विभिन्नताओं में एकताओं का देश है और यही इसकी खूबसूरती है। और भारत का संविधान एक गर्व करने योग्य संविधान है और ये लोकतंत्र के ऊपर ही टिका हुआ है। जनता की आवाज़ ईश्वरीय आवाज़ होती है। देखिए, मोदी जी के लिए जनता की जो आवाज़ है वो ईश्वरीय आवाज़ है और मोदी जी के साथ है, ये कहना बहुत ही, ये तो देखिए अब उन्हें मुद्दा चाहिए। अब से पहले मैं बता तो रहा हूँ कि 2 बार जब सरकार आई तब ऐसा क्यों नहीं किया मोदी जी ने। इस बार ऐसा क्या है कि इसी बार लोकतंत्र ख़त्म करेंगे? तो ये सब ये एक चुनावी स्टंट है, उन्हें कुछ ना कुछ करके तो करना, क्योंकि विकास के मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। पता है विकास तो खूब हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि बहुत अच्छी बनी हुई है हिंदुस्तान की आज, तो इन मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। अब क्या है, उन्हें दिख रहा है कि देश में फूट डाल दो कि आज लोकतंत्र खतरे में है। कोई चीज़ खतरे में नहीं है। मोदी जी इस बार 400 पार आ रहे हैं, जनता का आशीर्वाद बिल्कुल बना हुआ है और लोकतंत्र के साथ ही मोदी जी, योगी जी और हम कार्यकर्ता मिलकर सब देश विकास के लिए कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने बातचीत करने की कोशिश की और जानने का प्रयास किया कि बीजेपी इस बार किस काडर में चुनाव लड़ रही है, विपक्ष के जो दावे हैं उनमें कितनी सच्चाई है और विपक्ष की बातें पक्ष के तौर पर कोई नेता कैसे देखता है, और आने वाले वक्त पर विपक्ष जो लगातार दावे कर रहा है वो चुनाव के बाद कितने सही साबित होंगे।